नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बता दें आपको कि कानून व्यवस्था को लेकर यूपी में बड़ी बैठक हुई है। सीएम योगी करेंगे ये बैठक और पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक होगी। और बता दें आपको कि आगामी त्योहारों को लेकर अफसरों संग समीक्षा बैठक होगी। जिलों की कानून व्यवस्था की यहां पर बात होगी और साथ ही साथ अधिकारियों से लेंगे जानकारी कि किस तरह से जो पूरे व्यवस्था है उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके। अफसरों संग बनाएंगे फुल प्रूफ प्लानिंग। आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम सभी जिलों की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री शाम 7 बजे अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से जुड़ेंगे और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। बता दें आपको कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच, कुशीनगर और बताया ये भी जा रहा है कि देवरिया में हुई घटनाओं के बाद आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को त्योहारों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने इससे पहले 1 अक्टूबर को भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी। उस दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि त्योहारों में किसी भी तरह की हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने पुलिस को सोशल मीडिया की 24/7 निगरानी के साथ जिले के धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए थे। अब एक बार फिर धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा के मद्देनजर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुलिस और जिला प्रशासन को पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए एक ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दे सकते हैं। साथ ही वे पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी देंगे ताकि लोग शांति सुरक्षा के माहौल में त्योहार मना सके। और ज्यादा जानकारी के साथ आनंद सिंह, विशेष संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। आनंद, जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आगे की रूपरेखा तय की जा सकती है त्योहारों के मद्देनजर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए नेहा, शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास जो 5 कालीदास मार्ग है वहां पर ये बैठक होनी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे। जिलों के जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी पुलिस के, प्रशासन के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि आगामी जो कुछ दिन है वो त्योहारों के दिन है, चाहे दीपावली हो, धनतेरस हो या तमाम जो दूसरे त्योहार कार्यक्रम है उसके साथ उसको लेकर ये बैठक होने जा रही है। कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी और मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये निर्देश देंगे इस बैठक में कि किसी तरह की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की स्थिति बिगड़ने न पाए। इसको लेकर ये बैठक होने जा रही है। जिस तरह आपने देखा बीते दिनों की जो बहराइच की हिंसा हुई उसको लेकर काफी पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी कोई स्थिति न उत्पन्न हो और जो त्योहार है, कार्यक्रम है आगामी, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, इसको लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है ताकि जो त्योहार है वो बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हो सके। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। बता दें आपको कि बीजेपी ने 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। करहल से अनुजेश यादव को मिला है टिकट। वहीं यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की जो सूची जारी कर दी है उसमें गाजियाबाद से, जी हां, गाजियाबाद महानगर बीजेपी अध्यक्ष संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं करहल सीट से अनुजेश यादव चुनाव लड़ेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट से अभी मंथन लगातार इस पर जारी है। वहीं मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में जाने की संभावना बताई जा रही है। पार्टी ने कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। इसके अलावा खैर अजा सीट से सुरेंद्र दिलेर, करहल अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी धर्मराज निषाद और मजफा श्रीमती सुची स्मिता मौर्य को टिकट दिया गया। कटहरी से धर्मराज निषाद बसपाई मूल से 3 बार बसपा से विधायक और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2022 से पहले बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और हार गए। बीजेपी ने इन्हें फिर मौका दिया। वहीं मजवा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी से
विधायक रही हैं। 2022 में सीट निषाद पार्टी को दे दी गई थी। इस बार मझवा से बीजेपी अपनी पार्टी की पूर्व विधायक को लड़ा रही है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने करखल से समाजवादी पार्टी के नेता और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ये लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवार घोषित किए। ज्यादा जानकारी विशेष संवाददाता आनंद सिंह दे रहे हैं। आनंद, जानना चाहेंगे आपसे कि उपचुनाव को लेकर देखिए बहुत दिनों से ही कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों से चल रही थी, लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई। कौन कौन से अहम नाम इसमें आपको लगते हैं और ज्यादा मजबूत कैंडिडेट कहां पर उतारे गए? जी बिल्कुल नेहा, देखिए लंबे समय से इस बात का इंतजार चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नामों का ऐलान करेगी, और जैसा हम लोग बार बार बता रहे थे कि कुछ नामों के पैनल भेजे गए हैं। हर एक सीट पर 3 से 4 नामों का पैनल भेजा गया था और इस बात की तैयारी थी कि जो नाम भेजे गए पैनल में उनमें से कौन सा उम्मीदवार सबसे मजबूत होकर चुनाव लड़ सकता है। और यही कारण है कि काफी मंथन के बाद अब आखिरकार जाकर ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई है। 7 सीटों पर नाम का ऐलान हो गया है। एक सीट जो मीरापुर की है नेहा, वो क्योंकि आरएलडी जो सहयोगी दल है उसके खाते में है, तो 8वीं सीट उनके लिए छोड़ दी गई है। जबकि जो 9वीं सीट है कानपुर की सीसा 9 सीट, जहां से इरफान सोलंकी विधायक थे, सजा होने के बाद उनको सीट छोड़नी पड़ी थी, उनकी पत्नी वहां से उम्मीदवार है। उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जहां तक बात है कि जो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो आप ये कह सकते करहल से अनुजेश सिंह यादव को टिकट दिया गया है। समाजवादी परिवार के जो सबसे बड़ा परिवार है यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव के परिवार से वो उनके संबंध रहे हैं, नातेदारी रिश्तेदारी है, उनको टिकट दिया गया है। करहल से फूलपुर से दीपक पटेल को दिया गया है, जो केसरी सिंह पटेल जो सांसद हुआ करती थे उनके बेटे हैं, उनको उतारा गया है। कटहरी से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। पुराने बसपाई रहे हैं, 3 बार विधायक बसपा से रहे हैं और अच्छी खासे जनाधार वाले धर्मराज निषाद हैं, तो उनके ऊपर पार्टी ने कटहरी से चुनाव उनको मैदान में उतारा है, जो अम्बेडकर नगर की सीट है। ये वही सीट है नेहा कटहरी की, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं, खुद इसकी कमान उन्होंने संभाल रखी है। इसी तरह मझवा की जो सीट है, अब मझवा की सीट जिसे लेकर निषाद पार्टी काफी लंबे समय तक इस बात को कहती रही कि उसके कोटे की सीट है और उस सीट उसको मिलनी चाहिए। हालांकि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने निषाद पार्टी के जो मुखिया है डॉक्टर संजय निषाद, उनको मनाया और वहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो आप ये कह सकते हैं कि काफी लिखा पढ़त के बाद, काफी मंथन के बाद, चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम तय किए हैं, क्योंकि जो 9 सीट जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां की जो हार जीत होने वाली है, वहां का जो नतीजा आएगा वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा आगे, उस पर काफी असर डालेगा। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे जाहिर तौर पे ये 2027 पर भी असर डालेंगे। तो बता दें आपको कि उपचुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के बाद पूरा एक पैनल तैयार किया गया था, जिसमें एक सीट पर कई नाम रखे गए थे। उन नामों में से एक नाम पर मोहर लगना और उस नाम पर मोहर लगाना और उस कैंडिडेट का चुनाव करना जो कि जिताऊ उम्मीदवार हो, ये एक बड़ी चुनौती होती है पार्टी के सामने। और ऐसे में आपको बता दें कि कोशिश यही की गई है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिले जो कि जिताऊ रहे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम जो चीजें हैं वो चुनाव से रिलेटेड जाएं। ऐसे में अब जिस तरह से ये कोशिशें की जा रही है, ये कोशिशें कितनी कामयाब होगी इसके लिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद से संजीव वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और बताया जा रहा है कि करहल से अनुजेश यादव को टिकट मिला है। वहीं बताया भी जा रहा है कि यूपी उपचुनाव की जो लिस्ट जारी हुई है इसमें काफी जो नाम है वो ये कहा जा सकता है कि बेहद बहुत सोच समझ के फैसले लिए गए हैं कि कहां से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए।
प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फूलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दीपक पटेल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वह जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मां केसरी देवी पटेल ने भी 2019 से 2024 तक फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहते हुए क्षेत्र का विकास किया है, इसीलिए उनके लिए विपक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जबकि लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर विपक्षी इंडिया गठबंधन को 18,000 वोटों की मिली बढ़त के सवाल पर कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह किया था, लेकिन अब जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी और फूलपुर सीट पर भारी मतों से बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुकाबले में विपक्ष लड़ाई में नहीं है और बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल फूलपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे हैं। वे 2012 से 2017 तक बसपा से करछना विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले अपनी मां केसरी देवी पटेल के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव में दीपक पटेल पार्टी कार्यकर्ताओं और संघ की पहली पसंद थे। इसके साथ ही दीपक पटेल को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेहद करीबी माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7.5 साल पहले सूबे की सत्ता संभालते हुए बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए और ऐसे में इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए कई फैसले लिए। आज इसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। अब प्रदेशवासियों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी सरकार की मॉनिटरिंग और उत्तम प्रदेश बनाने के दृढ़ संकल्प का ही असर है कि उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे देश में अपना परचम लहराया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विभिन्न इकाइयों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव रंजन कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDS के तहत प्रदेशवासियों की हेल्थ यूनिक और आईडी बनाने का काम चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पूरे देश में ABDS की विभिन्न इकाइयों को बनाने में पहले स्थान पर है। इनमें उत्तर प्रदेश आभा आईडी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट, स्कैन एंड शेयर मॉड्यूल के मामले में पूरे देश में पहले पायदान पर है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें आपको कि जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सुरजीत सिंह अपने कमरे में मृत पाए गए हैं और मौत के कारणों की अगर हम बात करें तो मौत के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की खबर मिलते ही मौके पर मंडलायुक्त डीएम और जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं, जिसके बाद घटनास्थल की जांच की जा रही है। एडीएम सुरजीत सिंह गंगवार का शव कोतवाली नगर के सुरसरी कॉलोनी सिविल लाइन में स्थित उनके आवास से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आज सुबह सरकारी आवास के कमरे में वो मृत पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीम इस संबंध में उनके परिवार और आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा। इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। तटीय इलाकों धामरा में इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। तटीय इलाकों पर 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। भद्रक, केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच या 1 फुट से ज्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है।
यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर साइकिल चुनाव निशान पर लड़ने की घोषणा पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। बता दें, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि हाथ का पंजा खाली रह गया। कांग्रेस अब हाथ मिलाती रहे और सपा ने मुलायम सिंह यादव धोबी पछाड़ दांव कांग्रेस पर चल दिया है। भाजपा का कांग्रेस मुक्त का नारा सपा ही साकार कर रही है और ऐसे में राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार है। सपा ने मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनाव का बदला यूपी में लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा एकजुट है और गठबंधन उपचुनाव की जीत नई इबारत लिखेगी। तो साइकिल के सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस और आपको बता दें कि उपचुनाव की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर अब सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है और सपा के फैसले के बाद अब बीजेपी का कांग्रेस पर जो तंज है साफ तौर पर है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ये तंज कसा है। संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र में मंझावली में स्थित वीनस शुगर मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीपीएस राठौर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मिल के परिसर में आयोजित हो रहे हवन में सहभागिता की और उसके बाद नारियल फोड़कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए सहकारिता मंत्री ने बताया है कि पार्टी जी हाँ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यदि एक हो जाती तो जितनी सीट वो दे रहे थे उतनी सीट वह ले लेते और आप समझ सकते हैं कि वो एक नहीं है और अंदर कहीं ना कहीं मन में खटास है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पीछे पिछलग्गू पार्टी एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि उनकी दशा क्या है। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह से समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बनकर चलती रही तो अगले चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो बता दें आपको कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीपीएस राठौर दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताया। फिलहाल कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए सहकारिता मंत्री ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यदि एक हो जाते हैं तो जितनी सीट वो दे रहे थे उतनी सीट वह लेते तो आप समझ सकते हैं कि वो एक नहीं है और अंदर कहीं ना कहीं मन में खटास भी है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू पार्टी एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस बन गई है, कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि उनकी दशा और दिशा इस वक्त क्या है। तो आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह से समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनकर चलती रही तो अगले चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं संगीत वे कला है जिसे बेजुबान भी समझता है और ऐसा ही नजारा इन दिनों ग्वालियर जिले के भीतरवार गौशाला में देखा जा रहा है, जहां पर पहुंचने वाले बीमार गौवंश को इलाज के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी से ठीक किया जा रहा है। जब इस गौशाला में डॉक्टर घायल अवस्था में पड़ी गायों का इलाज करते हैं तो उस दौरान बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई जाती है। ऐसा अद्भुत दावा है कि इस गौशाला में बांसुरी सुनकर बीमार पड़ी गायें मौत के मुंह से लौट आती है। बांसुरी की तान से 80% ठीक हो गई हैं और वेदों में भी लिखा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और गायें जो हैं उनके मध्य जो कड़ी थी वो बांसुरी ही थी और उससे निकलने वाला सुरीला संगीत था, जिसे सुनकर वृंदावन में गायें दौड़ी चली आती थी। और मुरली की तान में इतनी ताकत है कि इसे सुनकर गंभीर घायल और बीमार गायें स्वस्थ हो जाती है। शायद इसीलिए गौशाला के गौ सेवक दावा करते हैं कि इस प्रयोग से 80% से ज्यादा मरणासन गायें ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है।
वहीं सहारनपुर यूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 10 साल पहले दिए गए विवादित बयान के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर अदालत ने चार्ज फ्रेम किया है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में इस प्रकरण से जुड़े हुए 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ये कोई कार्रवाई कही है। और मामला 2014 का है, जब इमरान मसूद ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोटी बोटी करने वाला बयान दिया था। बता दें आपको कि ये बयान तब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इसने देश भर की राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। इमरान मसूद उस समय सहारनपुर लोकसभा सीट से टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। बता दें आपको कि सरकारी अधिवक्ता के अनुसार मसूद ने सहारनपुर के गांव लबकरी में एक ऐसा सभा के दौरान बयान दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बसपा के 2 विधायकों पर भी अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुमवीर सिंह ने उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत मसूद को कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अब अदालत जो है वो अदालत द्वारा चार्ज फ्रेम होने के बाद ये मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए की अदालत में आगे चलेगा और सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। संभल में विद्युत की चोरी करते 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें आपको सभी के खिलाफ करीब 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि संभल जिले के सदर इलाके में बड़े स्तर पर बिजली चोरी की शिकायतें सामने आ रही है। इसी के चलते बिजली विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम एवं एसडीओ शहर एस त्रिपाठी ने इनके नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने शहर के दीपा सराय, रायसत्ती और हिंदूपुरा खेड़ा मोहल्ले में बिजली चेकिंग अभियान चलाया। यहां बिजली विभाग को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामले पकड़ में आए हैं। अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि यहां पर 42 लोगों के यहां पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। इन सभी के खिलाफ विद्युत विभाग के विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन्होंने बताया है कि इन सभी के खिलाफ करीब 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि बिजली विभाग लगातार विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चला रहा है। बीते दिनों पूर्व राज्य मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अकील उर रहमान के बेटे आमिर अकील और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान के सपा कार्यालय पर भी बिजली चोरी पकड़ी गई थी, जहां विद्युत विभाग ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बयालीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिजली चोरी कर रहे थे ये 42 लोग और बताई जा रहा है कि विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए नकेल कसी है और विद्युत की चोरी करने का आरोप इन लोगों पर है। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर बलवंत कांड पर कोर्ट ने सुनाई है सजा। 12 दिसंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में हुई थी बलवंत की मौत और मृतक बलवंत के परिजनों की तहरीर पर एसओजी टीम समेत 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। न्यायालय ने एसओजी प्रभारी समेत पूरी टीम को किया है बरी और न्यायालय ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शिवली राजेश सिंह और तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे को 5 वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में हुई थी बलवंत की मौत। तो बलवंत की मौत के ऊपर अब सजा का ऐलान हुआ है। बता दें आपको पुलिस कस्टडी में हुई थी बलवंत की मौत और उस पर सजा सुनाई गई है। मोहित इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल क्या कुछ इस सजा के दौरान कहा गया कोर्ट की तरफ से और कितनी सजा सुनाई गई है?
जी, कोर्ट की तरफ से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना और 5-5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। और ये 12 दिसंबर 2022 को कानपुर देहात के रनिया थाना में बलवंत की मौत हुई थी, जिस पर आज पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो वहीं बीती शनिवार को एसओजी समेत पूरी टीम को बरी किया गया था और न्यायालय ने इंस्पेक्टर शिवली, राजेश सिंह और मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडे को दोषी करार दिया था, जिसमें आज फैसला सुनाया गया। और उस फैसले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना इन पे लगाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।